In today's lecture, we are talking about Indian financial system. What are the components we will be discussing in this slide in detail. So let us move to our first slide. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसके अंदर फाइनेंशियल सिस्टम की क्या जरूरत होती है. किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए एक वेल ग्रोन फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत होती है. फाइनेंशियल सिस्टम है क्या चीज? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जितना भी नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट है, चाहे वो आप बात कर लीजिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इंडिया की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में रन करने के लिए उस इकोनॉमी को चाहिए, वो है एक वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम. फंक्शन की बात की जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन क्या है? पेमेंट सिस्टम. एक वेल डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम होगा. किसी को भी किसी चीज के लिए भी, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करनी है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा. पूलिंग ऑफ फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं, जहां पर कई सारे लोग, कई सारे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ट्रांसफर रिसोर्सेज. ट्रांसफर रिसोर्सेज क्या है? जिसके पास रिसोर्सेज है वो ऐसे हाथों में जाए जिनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक फंक्शन है जहां पर रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की जाती है. रिस्क कैसे? जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस रिस्क को किस तरीके से कम किया जा सकता हो या अवॉइड किया जा सकता हो, उसकी कोशिश की जाती है. प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग जब भी की जाती है तो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है. देखिए, अगर डिसीजन मेकिंग किसी एक के हाथ में ही होगी तो उस डिसीजन को करने में टाइम लगेगा, और जो डिसीजन डिले होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जो प्राइस मनी है वो बढ़ती जाएगी. तो इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के लिए प्राइस इंफॉर्मेशन की बात की गई है. द नेक्स्ट, डीलिंग विद इंसेंटिव प्रॉब्लम. इंसेंटिव प्रॉब्लम, जो भी काम करता है उसको कोई ना कोई इंसेंटिव चाहिए. एक लेबर को वेजेस चाहिए, काम करने वाले को सैलरी चाहिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट चाहिए. तो हर किसी का इंसेंटिव अपना होगा, हर किसी को इंसेंटिव चाहिए. रिफॉर्मेटरी फंक्शन. रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आते रहते हैं, तो रिफॉर्मेटरी फंक्शन ये है. अब कंपोनेंट्स की बात की जाए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, तो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज. इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है. अगली स्लाइड्स में हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से टाइप के इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं. फिर फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है. मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल. कैपिटल मार्केट में प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट. फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? टर्म के हिसाब से देखें, मतलब कितने टाइम के लिए है, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. और टाइप के हिसाब से देखें तो प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अब फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो फंड बेस्ड लीजिंग, हायर परचेजिंग और फैक्टरिंग, और फी बेस्ड है मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग और मर्जर्स. इनके बारे में, सबके बारे में अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो पहले आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है? ये फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेंट के तौर पर काम करते हैं, और जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल मार्केट में काम करने वाली, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं. इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसी पैसे को ये आगे लैंड करते हैं, यानी देते हैं उधार जिनको जरूरत है. इसके बेसिस पे इनकी एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: रेगुलेटरी और प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. ये है क्या चीज? रेगुलेटरी और प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज जो भी ऑफर करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या कंपनी लॉ बोर्ड है या आरबीआई है या सेबी है या इरडा है, ये सब जो है रेगुलेटरी काम करते हैं. और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आप नॉर्मल बैंक्स को कह सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता उसको भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा. तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई भी बैंक हो सकता है. और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग कंपनीज जैसे एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, जो डायरेक्ट बैंकिंग में ना होकर लोगों के रिसोर्सेज को दूसरे तरीके से मोबिलाइज करती है.
फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो इसके अंदर ये सारे प्लेयर्स आते हैं, इनको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्लेम हम बात करें तो डेब्ट मार्केट, जिसे डिबेंचर मार्केट बोल सकते हैं, जहां पैसा उधार दिया जाता है। इक्विटी मार्केट, जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम्स, मनी मार्केट, जहां मनी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर वगैरह डील होते हैं। कैपिटल मार्केट, जहां स्टॉक डील होते हैं, इक्विटी शेयर्स डील होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स के हिसाब से, तो उसमें प्राइमरी मार्केट आती है। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट भी बोलते हैं, जहां बिल्कुल पहली बार कोई शेयर आया है ट्रेड होने के लिए। और सेकेंडरी मार्केट, जहां शेयर जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रेड होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी और बीएससी पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जहां एक प्रॉपर सेटअप है, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे बीएससी एनएससी का एग्जांपल लिया जा सकता है, हर चीज को करने का एक पैटर्न है, फिक्स है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जहां गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कम मिलते हैं, जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को डायरेक्टली शेयर खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है, या कोई बॉन्ड खरीद या बेच रहे हैं, जो मार्केट पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, कैश या स्पॉट मार्केट, यहाँ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी की बात इसलिए की गई है, डिलीवरी कब दी जा रही है। कैश या स्पॉट मार्केट क्या है, इसमें जैसे स्टॉक मार्केट में मैं आज शेयर बेचता हूं, यानी मिस्टर ए ने आज शेयर बेचा, तो उसकी डिलीवरी जो है उस शेयर की उसे आज या ट्रांजैक्शन प्लस 2 डे, जो आज की डेट में गवर्नमेंट का रूल है कि ट्रांजैक्शन वाला दिन प्लस 2 दिन, उसके बाद उसको उसकी डिलीवरी देनी ही देनी होगी। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट क्या है, एक निश्चित तिथि के बाद आप उसकी डिलीवरी देते हो। जैसे आप कोई शेयर देखते हैं, सपोजिंगली आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेते हैं, तो रिलायंस फ्यूचर के नाम से चल रहा होगा। अभी जो भी जिस महीने के अंदर आप देखते हैं, आज मान लीजिए अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना, उसके साथ आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिखा हुआ रिलायंस फ्यूचर अगस्त, रिलायंस फ्यूचर सितंबर, रिलायंस फ्यूचर अक्टूबर। ये 3 महीने की एडवांस डिलीवरी की बात होती है, फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। इसको अगले आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर मार्केट क्या है। इसके बाद आते हैं अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ गई, जहां बाहर की दूसरे देशों की करेंसी को डील किया जाता है। डेरिवेटिव मार्केट, इसके अंदर ऑप्शंस आ गए, ऑप्शंस को डील किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनके ऊपर क्लेम किया जा सकता है, जिनको फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी के तौर पर देखा जा सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपको एक निश्चित समय पर फ्यूचर में उसकी पेमेंट देनी है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो सकती है? आपने किसी बैंक के साथ कोई डिपॉजिट किया है, कंपनी में, पोस्ट ऑफिस में, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एनएससी लिया है, कोई प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जिनको ट्रेड नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटीज जो फाइनेंशियल एसेट्स में इंक्लूड की जाती हैं, इनको ट्रेड किया जा सकता है। इक्विटी शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस वजह से ये ट्रांसफरेबल भी हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, या मनी मार्केट में, या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिनको बोलते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। The financial instruments that are used for raising capital through the capital market are known as capital market instruments. जो सिर्फ कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं उनको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में 1 साल से कम पीरियड के लिए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर डिबेंचर और इक्विटी दोनों के फीचर्स हैं, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर या वारंट्स, जिनको आपने खरीदा इक्विटी के तौर पर है या डिबेंचर के तौर पर है, लेटर ऑन दोनों को आपस में चेंज करने का ऑप्शन है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? लिक्विडिटी, आप इनको कभी भी बेच सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। मार्केटिंग, इनकी मार्केटिंग की जाती है प्रॉपर। कोलैटरल वैल्यू, आप इसको अगर कहीं गिरवी रखना चाहें, इनको अगर आप कहीं गिरवी रखना चाहते हैं, कोलैटरल वैल्यू इनकी जरूर मिलेगी, यानी गिरवी रखने की एक वैल्यू आपको इनकी जरूर मिलेगी। ट्रांसफरेबिलिटी, इनको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है।
मैच्योरिटी पीरियड, इनका एक मैच्योरिटी पीरियड जरूर होगा, डिफाइन किया गया होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो, किसी में लो हो, ये डिपेंड करेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। रिस्क भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे इक्विटी शेयर्स के अंदर माना जाता है हायर रिस्क होगा, और डिबेंचर के अंदर रिस्क जो है बहुत कम माना जाता है, क्योंकि वो एक किस्म के सिक्योर्ड लोन है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि फ्यूचर की एक डेट पर आप शेयर को खरीदने या बेचने का वादा करते हैं, तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी जरूर है। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जा सकती हो। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं? लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ये अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। हायर परचेजिंग क्या है? हायर परचेजिंग जहां पर एक लॉन्ग टर्म कंडीशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जैसे व्हीकल्स खरीदने के टाइम होता है, जहां बायर पूरी अमाउंट लमसम पे करने में सक्षम नहीं है तो उसका एक परसेंटेज अमाउंट वो पे कर देगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके बदले में उससे मंथली रेंट या इंटरेस्ट या उसकी किस्त या ईएमआई जिसे बोला जाता है वो लेगा। लीजिंग सर्विसेज क्या है? जहां पर आप किसी को अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दे देते हो, उसको पोजेस करने का राइट दे देते हो। इसके अंदर लीजिंग सर्विसेज में कोई कंपनी अपनी एसेट्स दूसरी कंपनी को ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल लीज पर भी दे सकती है। ऑपरेटिंग लीज यानी यूज करने के लिए, फाइनेंशियल लीज यानी पैसा का इस्तेमाल करने के लिए। हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज क्या है? ये हाउस डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ये रेजिडेंशियल हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेशनल हाउसिंग बैंक ये अथॉरिटी है, ये किसी भी कंपनी जो इससे अप्रूव होगी वो हाउसिंग फाइनेंस का काम कर सकती है। वो हाउसिंग फाइनेंस में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए प्रॉपर्टी की लोन देते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? जो आपकी एसेट्स यानी जहां आपने इन्वेस्ट किया है उनको मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बेस्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड जो है एएमसी ही हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करती हैं। लिक्विडिटी होगी फंड्स में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी। जैसे म्यूचुअल फंड जो हम कह रहे थे वो एएमसी के अंदर आते ही हैं। वेंचर कैपिटल कंपनीज के साथ सबसे बड़ी बात जुड़ी है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये एक यूनिक फॉर्म है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इनका सक्सेस पोटेंशियल भी ज्यादा होगा ऐसे प्रोजेक्ट्स का, तो उससे इनका जो गैम्बल है वो जस्टिफाई हो जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेसेस क्या क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपस में तालमेल की कमी है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर उसके बाद डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस। डेवलपमेंटल बैंक्स जो हैं उनका ही डोमिनेंस है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल में, और जो दूसरे बैंक्स हैं अदर बैंक्स वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस में बहुत कम रोल प्ले करते हैं। इनएक्टिव एंड एरेटिक कैपिटल मार्केट। इनएक्टिव एंड एरेटिक कैपिटल मार्केट क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ दो ही जो है फाइनेंस स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोमिनेंट है, एनएससी और बीएससी। उसके अलावा जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जैसे और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस किया ही नहीं जाता। अनहेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस क्या है? फाइनेंशियल प्रैक्टिस हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर फाइनेंशियल को लेकर अवेयरनेस की कमी इंडिया में देखी जाती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें मोनोपोलिस्टिक के बारे में पता होगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लोगों को प्राइस अवेयरनेस भी है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोलिस्टिक होने की वजह से कई बार इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान होता है। थैंक यू।